तुर्की की तारीख में पहली बार अवाम ने बराह रास्त राय दही के जरिए सरबराह मुमलिकत का इंतखाब किया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इन सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोआन को 51.3% वोट हासिल हुए। इन इंतखाबात के दौरान 55,3,19,222 राय दहिंदगान को हक़ राय दही दिया गया था। तैयब एर्दोआन ने अकमलुद्दीन एहसान ओगलो और कुर्द नस्ल परस्त सियासतदान सलाहुद्दीन दिमिरतास को शिकस्त देकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। नौमुंतखब शुदा सदर तैयब एर्दोआन 2003 से 2014 तक तुर्की के वज़ीर आज़म रहे और 2014 से मौजूदा रेफरेंडम तक तुर्की के सदर थे। इनके 13 साला दौरे इक़्तिदार में तुर्की की मुआशी शरह-ए-नमू 10% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। महंगाई में वाज़े कमी हुई, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ कम हुआ और तुर्की दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बनकर उभरा। इनकी अवामी मकबूलियत से खौफजदा सेकुलर फौजी जनरल 15 जुलाई 2016 को इनकी हुकूमत ख़त्म करने की नाकाम कोशिश भी कर चुके हैं। एक समंदरी मुहाफ़िज़ के घर पैदा होने वाले तैयब एर्दोआन पहली बार 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के रहनुमा और रुकन की हैसियत से उन्होंने सेकुलर तुर्की में इस्लामी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए तवील जद्दोजहद की। इस रेफरेंडम में तैयब एर्दोआन की कामयाबी के बाद मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज हो चुका है और नतीजे में तैयब एर्दोआन को वसी इंतज़ामी इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। आज के हरफराज का सवाल है, क्या इन वसी इख्तियारात के हसूल के बाद तैयब एर्दोआन के रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो चुकी जो इन्हें इसराइल, शाम और अंदरून मुल्क सेकुलर अनासर के खिलाफ सख्त फैसले करने से रोक रही थीं। वेलकम बैक नाज़रीन। तुर्की के सदारती रेफरेंडम के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलायजा की। ब्रेक से पहले हम शाम की बात कर रहे थे क्योंकि औरिया साहब शाम का विजिट करके आए हैं, शाम के मुख्तलिफ इलाकों में होकर आए हैं, तो एक्सक्लूसिवली हमारे पास इतना बड़ा फुटेज का डेटा मौजूद है कि एक प्रोग्राम में उसको समअप करना इंतहाई मुश्किल था। आने वाले दिनों में खुसूसी नशिस्तें रखी जाएंगी, इस पर बात होगी, फुटेज को यूज किया जाएगा, वहां की कहानियां हैं, वो कहानियां भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी औरिया साहब से जानते हैं कि तुर्की के रेफरेंडम की आईनी और कानूनी हैसियत है क्या। जनाब देखिए, मैं कुनिया में आखिरी जलसा तैयब एर्दोगान का अटेंड किया है जी, और आप अंदाजा करें कि तैयब एर्दोगान को मगरब ने तो अलहदा किया ही था, जी जी, आइसोलेट किया ही था। पूरी मुस्लिम उम्मा में सिर्फ हम चंद लोग थे कि जो उसके जलसे में पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े थे। अच्छा, और कोई नहीं, ना किसी ने पाकिस्तान के ये जो जितने यहाँ बातें करते हैं, तुर्की ने जनाब यहाँ मेट्रो बनाई और ये किया और बसें चला रहे हैं और ये वो, ये इनकी जुबानें गुंग थी। नवाज शरीफ की भी और शहबाज शरीफ की भी चुप थे, इसलिए कि अमेरिका, यूरोप उसके खिलाफ था इस रेफरेंडम के। ऐसा मसला यह है कि तुर्की में एक पार्लिमानी निज़ाम था जैसे हमारे हैं जी। ये पार्लिमानी निज़ाम बेसिकली एक ब्लैकमेलर्स की, जैसे कहते हैं ना, मार्केट होती है। राइट, मेरे इलाके में ये होगा तो उसके इलाके में ये होगा, मुझे इतने पैसे दो तो वोट दूंगा। जो कहते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ब्लैकमेलर्स की मार्केट है? इतनी बड़ी, इसके ऊपर बहुत तफसीली बहस करेंगे हम। अच्छा, हाँ, जिसका पैसा होता है ना, फिर मैं 10 में पुरानी बातें आएंगी, जिसको 6 बिलियन, जो 6 बिलियन डॉलर ओबामा को देता है, ओबामा उसी का गुण गाता है, क्योंकि 6 बिलियन डॉलर ओबामा के पास ना हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गलत सदर भी तो आ सकता है 10-15 साल के लिए। नहीं, गलत सदर नहीं, मैं अब बताऊं कि सूरत हाल जी जी, गो अहेड। तुर्की की असल में सूरत हाल यह है कि तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के जमाने से एक सेकुलर ट्रेंड जबरदस्ती नाफज किया गया जी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पहली बात यह कर रस्मुल खत्म किया उनका, जो अरबी में था जी, रोमन लेटरिंग में लेके आया। पुराने उनके लिबास खत्म किए, वो जो बेचारे टोपी पहना करते थे, जुब्बा पहने, बुर्के उतरवा दिए, हिजाब पे पाबंदी लगा दी। ठीक, उसके साथ साथ उसने तुर्की में अजान देने का आगाज किया। पार्लियामेंट के अंदर जब उसने ये बिल पास किया कि तुर्की में अजान होगी, तो लोगों ने खड़े होकर अजान देना शुरू की। पहली अजान देने वाले को गोली मारेगी, दूसरी को मारेगी, तीसरी को मारेगी। 7 लोगों ने शहादत हासिल करके अजान मुकम्मल की तुर्की के अंदर। अच्छा, ये कैफियत थी। जलाल बायार और अदनान मंदरीस इलेक्शन जीते। जलाल बायार जो थे वो बूढ़े आदमी थे, अदनान मंदरीस प्राइम मिनिस्टर था जी। अदनान मंदरीस पे ये इल्जाम लगाया गया कि तुम अफगानिस्तान गए थे तो तुम्हें एक बकरा उन्होंने दिया था, तो बकरा तुमने वहां रखा, तुमने इसका ऐलान नहीं किया। उसकी सजा में अदनान मंदरीस को फांसी दी गई। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जुल्फकार अली भुट्टो अकेला नहीं जिसको फांसी दी गई थी जी। कमाल अतातुर्क और कमाल अतातुर्क की जो उसकी सेकुलर फौज थी, उन्होंने मिलकर उसको
फांसी दी, और जब वो बाद में हालत ये हुई कि लोगों ने उसकी कब्र को निकाल के उसको अहम चौराहे के अंदर दफन किया। तैयब अर्दगान से पहले नजमुद्दीन अरबकान एक पार्टी थी जो वहाँ का उसका मेयर था, वो आगे बढ़ के उसके खिलाफ साजिशें की, हुकूमतें उलटते रहे जी। तैयब अर्दगान ने एक अलहदा पार्टी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता उसको रास्ते पे लाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हम इस मुल्क की जो अक्सरियत है, जो इस्लाम चाहती है, जो इस्लामी इक़दार चाहती है, जो इस्लामी रवायात चाहती है, हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उतने बड़े मार्जिन से ये जीते तो नहीं है। सुन लें दो चीजें, मैं सुन लेना जी, मुखालफत कितनी बड़ी है, मुखालफत कितनी बड़ी है, ठीक है। दो चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट जी। सबसे पहला जो तुर्की का दिमाग ठिकाने किया वो यूरोप ने किया। तुर्की जो है ये यूरोप का लीडर था जी। तुर्की जो आखिरी बाज़ंतीन एम्पायर जो थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल में थी जी। तुर्की में जनाब ट्रॉय था, सारी कहानियां वहीं से आती हैं। तुर्की रोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर था, पूरे यूरोप पे हुकूमत करता रहा। तुर्की ने 120 साल का हम तुम्हारे तरह कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह लिबास इख्तियार करते हैं, तुम्हारी तरह की मूछें शेव कर लेते हैं, औरतें हमारी जो है वो हिजाब नहीं पहनती, सब कुछ करते हैं। पोर्नो फिल्में भी वहां शुरू हो गई, न्यूड बीचेस भी आ गए, शराब की दुकानें भी खुल गई। उसके बाद उन्होंने कहा हमें खुदा के लिए हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाओ। उन्होंने कहा खबरदार, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग, तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनोगे। यूं धुतकार के वो मारा। तुर्की के अवाम को उस दिन अंदाजा हुआ कि असल मसला यह है कि एक क्रिश्चियन यूरोप है और एक हम हैं, राइट। मसीही यूरोप और हम में फर्क है। हमारे और उनके दरमियान एक वाघा बॉर्डर है और वो बास्फोरस के है। पहली दफा यूरोप में यह साबित हुआ कि दो कौमी नजरिया सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद का नहीं, दो कौमी नजरिया पूरी आलम इस्लाम का नजरिया। मुसलमान एक अलहदा कौम है और जो रसूलुल्लाह ने कहा कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी कुफ्र एक मिल्लत वाहिदा। उसके पर अर्दगान ने इसको कैपिटलाइज किया। अब अर्दगान आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें अर्दगान ने तमाम सेकुलर जो था वो अपना उसको खत्म किया, उन बातों माइंडसेट को। हिजाब पे पाबंदी लगी हुई थी, हिजाब पे पाबंदी खत्म की। आहिस्ता 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 अरबी जुबान को उसने आगाज किया, तरवीज। अब सबसे बड़ी बात, कैलीग्राफी की इतनी ज्यादा नुमाइशें आजकल वहां हो रही हैं ताकि हम कहीं उस रस्म खत में वापस आए। फिर अर्दगान अभी तक ठीक उस मामले में ठीक था कि चलो ठीक है, लेकिन 15 जुलाई को जब अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने मिलके सेकुलर जर्नलों को कहा कि इसका तख्ता उल्ट दो, और फतेह गोलन के वो सारे के सारे लोग जो थे उनके साथ मिले, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि अवाम ने इसका साथ दिया, पब्लिक खड़ी हो गई, राइट। पब्लिक टैंकों के आगे लेटी है। मैं वो सारी के सारे मैं वो देख के आया हूं, जो उनकी गोलन की जो मूवमेंट थी उसको उन्होंने कब्जा किया, उसकी जगह उन्होंने एक और तंजीम को दिया। उनमें अजीबोगरीब से जैसे CIA का कोई मरकज होता है ना, मैं उस दफ्तर में गया हूं कि एक हमने बाथरूम है जो कि ईस्टर्न है जी, उसके पीछे दीवार है और दीवार के पीछे एक बिल्कुल बंद दीवार को जरा सा खिसकाओ तो वेस्टर्न बाथरूम नजर आ जाएगा। अच्छा। ताकि लोगों को दिखाए कि हम बड़े मुसलमान हैं, असल में वो क्या चीज है। तो ये इस तरह की वो चीज जो है वो उन्होंने वो बिल्टअप की। उस 15 जुलाई तक हो ये रहा था कि तुर्की को पीछे उन्होंने कुर्दों को लगाया हुआ था, शाम को लगाया हुआ था, बाकी चीजें। 15 जुलाई को जब ये कू हुई है जी, कू की कोशिश हुई जी, और जब ये मजबूत हुआ है फिर इसका चेहरा स्ट्रांग हुआ है। इसने फिर शाम के अंदर अपनी फौजें घुसाई हैं और जराबलस को फतह किया और अरार शाम को और दाइश को निकाला है वहां से, राइट। सर, तुर्की की अपोजिशन जमातों ने इस रेफरेंडम को चैलेंज कर दिया है। कितना बड़ा चैलेंज है। मैं फिजा देख के आया हूं। आप अंदाजा करें कि तुर्की में लोगों ने वोट देने के साथ साथ ये नारे भी और ये पर्चियां भी वहां फेंकी हैं जी कि हमने सुल्तान अब्दुल हमीद को तनहा छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन अर्दगान हम तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम गाड़ी वाले बैठते थे, वो कहते, जो मुखालिफ वो कहते ये तो सुल्तान बनना चाहता है जी, और दूसरे कहते थे कि नहीं, ये हमें वापस तो उम्मत मुसलमान की तरफ लेके जाना चाहता है। आप अंदाजा करें कि तुर्की इस वक्त, अर्दगान इस वक्त एक बाकायदा उम्मत मुसलमान के लीडर की हैसियत से उभर रहा है। बर्मा में मसला हो वहां जाके पहुंच जाता है जी। हमारा मसला था बांग्लादेश के अंदर, हमारे पाकिस्तानियों को सजा दी थी, पाकिस्तान चुप रहा, खामोश रहा, बोला तक नहीं।
अर्दगान वहां जाके बांग्लादेश से एहतजाज किया, सोमालिया में पहुंचा। ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया था कि 40 लाख शामी मुहाजिरीन को टाउन्स में रखा हुआ है। मुझे ये बताएं, अगर ऐसी सूरत हाल थी तो एक बच्चा जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके फौत होने की तस्वीर, मुझे बताएं वो कैसे अयान जो है शहीद हुआ, किस तरह से हुआ? अगर इतने लोगों को वो पनाह दे रहे थे तो उसके साथ क्या हुआ? पाकिस्तान का जो मीडिया है जी, इस पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा जिसे कहते हैं ना अक्लो खिरत बेचा हुआ, मैं बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वो अक्लो खिरत, ये बिकाऊ किस्म के लोग हैं कि जर्मन की वाइस चांसलर जो है ना 15,000 मुसलमानों को रखती है तो ये खड़े होकर तस्वीरें लगाते हैं और 24 घंटे बोलते हैं। किसी ने कहा 40 लाख बंदे रहे, बच्चा क्यों गया? हुआ अंजेला मर्केल जो है तस्वीरें लगाते हैं, मुसलमान कहां है? तुम्हारे बाप की मत तुर्की में नजर नहीं आती तुमको? तुम तो 30 लाख अफगान रिफ्यूजी से चीख उठे थे, तुम्हारे खेतों को उन्होंने आके यहां बात किया, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर मजदूर मिले वहां पर। मैं कोयटा में नहीं रहा, अगर अफगान रिफ्यूजीज ना आते, कराची से लेके कोयटा तक के बागात आबाद ना होते, मैं अच्छा सुने। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की डाइवर्सिटी मुख्तलिफ नहीं है? अफगान रेफ्यूजीज की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो इतने धमाके हुए तुर्की के क्या नहीं हुए? वहां तो हुए डाइवर्सिटी मुख्तलिफ नहीं है। एक और चीज मैं बताऊं आपको, दूसरी चीज उसके साथ, वो बच्चा क्यों गया? कुछ शाम के होते हैं मॉडर्न टाइप लोग जो होते हैं, अच्छा, वो चाहते थे कि इस बहाने हम फ्रांस में और जर्मनी में जैसे पाकिस्तान से जाते हैं भाई, जी, एक बच्चा वहां का मरा, 15 गुजरात के भी मरते हैं स्पेन में जाते हुए। यहां ईरान के बॉर्डर पे पाकिस्तान से रोज गए होते हैं। शाम की क्या बात करते हो? काम कैसे पता है आपको कैसे जाता है? मैं तो कोयटा में रहा हूं, उस इलाके के अंदर टैंक भी होता है, टैंक जो तेल वाला, उस टैंक के अंदर भर के जाते हैं ईरान। ओह माय गुडनेस। गुजरात से, खारियां से, अपना जेलम से, पेशावर से, सवाबी से इलीगल जाते हैं ना। अच्छा, वो बच्चा जो था वो उन्होंने बॉर्डर लगाए हुए हैं यूनानियों ने, अंदर नहीं घुसने देते, गाड़ी किश्तियों में फायरिंग करते हैं। वो बच्चा उस सरहद पे मारा गया था, यूनान की सरहद पे। उस पे फिर अंजेला मर्केल ने कहा ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो गई है और इंसानी अलमिया। और तुम्हारे बम गिरते हैं हलब में, तुम्हारे केमिकल वेपन्स गिरते हैं इदलिब में, बच्चे सांस नहीं ले पाते, तुम्हारे बम, तुम्हारा सबसे बड़ा बम गिरता है अफगानिस्तान में, तुम्हें वो ह्यूमन कैटास्ट्रोफी नजर नहीं आती? तुमने 50 लाख बंदा मार दिया। फ्रांस में मैं था, फ्रांस में 50 एक उनका है आखूच, एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, उसकी तकरीर आ रही थी चार्ली हिबेडो वाले के 3-4 दिन के बाद। उसने तकरीर करते हुए कहा, उसने कहा देखो तुमने 50 लाख मुसलमान मार दिए हैं, उनमें से 1% भी तुमसे इंतकाम लेने आ जाए तो तुम तो खत्म हो जाएगा। मैं हलब में उसमें एक खातून से मिला, वहां पर ब्रिगेडियर की बेटी थी जी। उसने कहा मेरे बाप, ब्रिगेडियर की बीवी थी, उसने मेरे खामन को मार दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे बच्चों के मामों को मार दिया, मेरे बच्चों के चचाओं को मार दिया, हमारे सामने मारा। उसने कहा मेरे पास बच्चियां हैं, मैं इन बच्चियों को तैयार करूंगी ताकि ये लड़े वहां जाकर बेचार। राइट। आप क्या समझते हो? आपने 11 लाख यतीम किए और आप अंजेला मर्केल का चेहरा मुझे दिखाते हो? आप चेहरा दिखाते हो मुझे उसकी ब्रिटानिया की प्राइम मिनिस्टर का, आप चेहरा दिखाते हो ट्रंप का। ये खूबसूरत लोग हैं। वो कहते हैं अगर रूस साथ ना होता, अगर अमेरिका साथ ना होता, अगर इसराइल साथ ना होता तो किसी को हक हासिल है सिर्फ 9% बशार अल असद की नुसैरियों को, बाकी 91% के ऊपर हुक्मरानी करने का। कहां गई तुम्हारी जमहूरियत के प्रिंसिपल्स? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तुमने कत्ल के लाइसेंस दिए हुए मुसलमानों के अंदर, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मारूफ अदीब मुख्तार मसूद साहब की। रुखसत हुए, उनकी कुछ यादें, एक ब्रेक के बाद।